ये घटना हमारे पड़ोसी देश नेपाल की है। नेपाल के कंचनपुरा डिस्ट्रिक्ट में एक ऐसा हादसा होता है जिसे सुन करके पूरे देश सदमे में था। इवन हमारे इंडिया में भी बहुत ज्यादा हड़कंप मची हुई थी। 27 जुलाई 2018 13 साल की निर्मला पंत को गन्ने के खेत में मार करके फेंक दिया जाता है। माता पिता इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद के पास जाते हैं तो वो बंदा बियर पीने में मगन होता है। उस रात में भी शायद उसकी जान बच सकती थी अगर सही टाइम पर उसे ढूंढ लिया जाता तो, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। आइए जानते इस पूरी घटना के बारे में, क्या हुआ था उस दिन और किस वजह से हुई थी यह घटना। जुलाई का महीना चल रहा था, यानी गर्मी की छुट्टियां चल रही थी। निर्मला अधिकतर टाइम अपने दोस्त रोशनी बाम के घर जाया करती थी डांस और पढ़ाई करने। शाम को अंधेरे होने के बाद वो अक्सर लौट जाया करती थी, उससे पहले ही लौट जाया करती थी, लेकिन उस दिन वो नहीं आती है। शाम तक इंतजार करने के बाद भी जब निर्मला घर वापस नहीं पहुंचती है तो उसके माता पिता चिंतित हो जाते हैं। वो फैसला करते हैं कि वो पुलिस के पास जाएंगे। वो स्टेशन पहुंचते तो जरूर है, लेकिन उस दिन वो इंस्पेक्टर जगदीश प्रसाद ड्यूटी पर था। कहा जाता है कि जगदीश प्रसाद अपने काम के प्रति बिल्कुल भी सीरियस नहीं रहता था। उस दिन वो बियर पी रहा होता है और नशे की हालत में वो निर्मला के माता पिता को भगा देता है वहां से। बहुत कोशिश करने के बाद जब निर्मला के माता पिता को वहां से निकाल दिया जाता है तो निर्मला के माता पिता और उसके गांव वाले डिसाइड करते हैं कि वो अपने से खोज जारी करेंगे। शुरू मैंने सोचा कि इस टॉपिक को लेकर के डिस्कस करूं, लेकिन मैंने इस टॉपिक को चुना। रीजन, इस टॉपिक के बारे में अधिकतर को पता है, लेकिन इसके बारे में अधिकतर को नहीं पता है। सो लेट्स कंटिन्यू। पूरी रात उसके माता पिता और उसके गांव वाले खोजते हैं। लगभग 3:30 बजे उसकी लाश मिल जाती है। हाँ, उस बेटी का रेप हुआ था और उसके कातिल ने उसे मार करके गन्ने के खेत पे फेंक दिया था। घटना के लगभग 25 दिन बीत जाने के बाद सस्पेक्ट के रूप में एक बंदा बाहर आता है जिसका नाम होता है दिलीप सिंह बिष्ट, लेकिन उसे भी कुछ दिन बाद छोड़ दिया जाता है। और उसके बाद जब दिलीप सिंह बिष्ट की जब डीएनए ली जाती है तो वो उस लड़की से मैच नहीं होती है, लेकिन पुलिस के जबरदस्ती और मारपीट करने की वजह से दिलीप सिंह बिष्ट वो जुर्म कबूल करने को राजी हो जाता है। ये बात जब मीडिया में फैलती है तो लोग सड़क पे आ जाते हैं और दिलीप सिंह बिष्ट को रिहा करने की गुहार लगाने लगते हैं। कुछ दिन बाद दिलीप सिंह बिष्ट को छोड़ दिया जाता है, लेकिन अभी तक इस केस के बारे में अभी तक खुलासा नहीं हुई है कि एक्चुअल में हु इज द मर्डरर, और अभी तक उस मां को इंसाफ नहीं मिल पाई है। ये तो कहानी थी निर्मला की। न जाने ऐसे कई सारे केसेस जो हैं वो अभी तक दबे हुए हैं और उनमें अभी भी कार्रवाई नहीं हुई है। आइए जानते इस वीडियो में किस वजह से एक इंसान वो रेपिस्ट बन जाता है। क्या साइकोलॉजी होती है एक रेपिस्ट की, क्यों ऐसा वो कर देता है। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। मधुमिता पांडे, आप इन्हें तो जानते होंगे, अगर नहीं जानते तो मैं बता देता हूँ। ये क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट थे जिन्होंने रिसर्च कंडक्ट की थी 2013 से लेकर के 18 तक, जिनमें कि ये 142 रेपिस्ट का इंटरव्यू लिए थे इन तिहाड़ जेल जस्ट आफ्टर निर्भया केस। ऑब्वियसली ये गवर्नमेंट द्वारा परमिटेड थी ये रिसर्च। ये जानना चाह रही थी क्या ऐसे रीजन है, क्या ऐसे साइकोलॉजिकल रीजन है जिसके वजह से एक इंसान रेपिस्ट बन जाता है। जब वो इंटरव्यू के लिए जब जेल में जा रही थी तो ऐसा इनका परसेप्शन था, ये समझ रही थी कि ये सारे जो इंसान वो हैवान है। बट वो जब रिसर्च कंप्लीट की तो इन्हें पता चला कि ऐसा कुछ नहीं है। ये कुछ साइकोलॉजिकल रीजन है, कुछ ऐसे रीजंस है जिनके वजह से ऐसे ये बन गए हैं। इन्होंने बताया कुछ पॉइंट्स ऐसे बताए जिसके वजह से ये रिसर्च कंप्लीट हुई, वो हम आगे में डिस्कस करेंगे। पहले ये जानते हैं। उन्होंने बताया रेपिस्ट जो है वो रियलाइज ही नहीं करते कि वो रेप किए। वो रेप के प्रति उनके अंडरस्टैंडिंग बिल्कुल कुछ ऐसी है जैसे वो कुछ समझते ही नहीं है, वो समझ ही नहीं पाते कि व्हाट इज रेप। इन्होंने बताया कि इंटरव्यू के दौरान मुझे पता चला कि कुछ जो रेपिस्ट है वो अपने आप को कन्विंस कर लिए है कि वैसा वो कुछ है ही नहीं। दिस इज कॉल्ड साइकोलॉजिकली कॉग्निटिव डिसोनेंस। फिर इन्होंने कंक्लूजन दिया कि कुछ ऐसे पॉइंट्स हैं जिसके वजह से कुछ ऐसा ये कर देते हैं। आइए कुछ पॉइंट्स देखते हैं।
इन्होंने बताया कि एजुकेशन एक ऐसा फैक्टर है जिसके वजह से ऐसा ये कर रहे हैं। मीन्स दैट कि जब वो इंटरव्यू ले रही थी तो इन्हें पता चला कि अधिकतर जो मेल है वो अनपढ़ है। जैसे कि कुछ जो है वो चौथी फेल है, कुछ जो है तीसरी फेल है, किसी ने अपना 10th नहीं कंप्लीट किया। इसकी वजह से वो एक्चुअल में वो समझ नहीं पाते कि ऐसा वो क्यों कर रहे हैं। अच्छे गाइडेंस और अच्छे रूल्स और रेगुलेशन में ना रहने के कारण वो ऐसा कर देते हैं। इन्होंने बताया कि अपब्रिंगिंग भी एक ऐसा फैक्टर है जिसकी वजह से ऐसा हो रहा है। घर में अच्छे से ना देखभाल होने के कारण, अच्छा ध्यान ना देने के कारण, अच्छा रूल और रेगुलेशन में ना रहने के कारण ऐसा हो रहा है। पेरेंटल कंट्रोल वगैरह हो गए, अच्छे से ना कंट्रोल कर पाना बच्चों को, इस वजह से बड़े होते हैं और ऐसा रेप कमिट कर देते हैं। इन्होंने एक और फैक्टर बताया, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। एक्चुअली होता क्या है कि जब वो इंटरव्यू ले रही थी तो इनके बात से पता चल रहा था कि ये लड़कियों को ये ऑब्जेक्ट की तरीके से देखते हैं। कुछ रेपिस्ट ने बताया कि वो ऐसा कर पाते हैं, ऐसा कर सकते हैं, इस वजह से उन्होंने रेप कमिट किया। लड़कियों को बाहर नहीं जाना चाहिए, वो क्यों इतनी देर तक बाहर गई, इस वजह से उन्होंने ये रेप कमिट किया। लड़की है तो घर में रहना चाहिए। हर कोई शरीफ लड़की होती है, रात को 9 बजे मतलब नहीं घूमती है। लड़के भी उतने उससे ज़्यादा जिम्मेदार है रेप के लिए, नहीं लड़के हैं उससे ज़्यादा। ऐसी थी कुछ मेंटालिटी इन लोगों की। ये कुछ रीजंस थे जिसे कि मधुमिता जी ने एक्सप्लेन किया कि इस वजह से होते हैं ये रेप। अगर डेटा की बात की जाए तो ये एक ग्राफ देखिए, इतने सारे रेप केसेस रिपोर्ट हुए हैं 2010 से लेकर 2012 तक। इनमें अगर आप 2016 का ग्राफ देखें तो इनमें कुल टोटल 38,947 केसेस रिपोर्ट हुए थे। ये सारे तो रिपोर्टेड डेटा है, सोचिए अनरिपोर्टेड डेटा कितने होंगे। द इकोनॉमिक टाइम के आर्टिकल के अनुसार 2009 से लेकर 2011 तक लगभग 68,000 केसेस रिपोर्ट हुए थे, जिनमें से 16,000 ऐसे केसेस थे जो कि सिर्फ कन्विक्ट हुए थे, जिनमें कार्रवाई हुई थी। इनमें से जो मध्य प्रदेश का जो डेटा था वो सबसे ज्यादा था। महाराष्ट्र भी कुछ पीछे नहीं था। इनमें लगभग 10,651 केसेस ऐसे थे जो महाराष्ट्र से आए थे, जिनमें कि 595 केसेस ऐसे थे जो कि सिर्फ कन्विक्ट हुए थे, जिनमें कार्रवाई हुई थी। न जाने कितने केसेस ऐसे रजिस्टर हुए, लेकिन इनमें से कुछ ही ऐसे केसेस हैं जिनमें कार्रवाई अभी तक हो चुकी है, और अभी तक कुछ ऐसे केसेस हैं जो अभी तक दबे हुए हैं। रेपिड्स के जो है वो कई सारे टाइप्स बताए जाते हैं, लेकिन इनमें से मैं 2 कवर करूंगा, एंगर रेपिस्ट और पावर रेपिस्ट। पहले एंगर रेपिस्ट को समझते हैं। विकिपीडिया के अनुसार एंगर रेपिस्ट जो है वो अपने प्लेजर और अपने एक्सपीरियंस के लिए अपने जो विक्टिम है उनको बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं, उनके फिजिकल ऑर्गन्स वगैरह हो जाते हैं, उनमें बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते हैं, वो बहुत ज़्यादा वो हर्ट करते हैं उस चीज़ को। जबकि जो पावर रेपिस्ट है वो साइकोलॉजिकली ऐसे रहते हैं, भरे हुए रहते हैं फीलिंग ऑफ इनएडिक्वेसी से, जो कि मास्टरी और कंट्रोल करना चाहते हैं अपने जो विक्टिम है उसको। वो सोचते हैं कि जो विक्टिम है उसके साथ वो कोऑपरेट करे, उसका वो साथ दे, और अगर ऐसा नहीं हो पाता तो वो ज़बरदस्ती और फोर्सफुली अपने विक्टिम को बहुत ज़्यादा हर्ट करते हैं फिजिकली। वापस से वही मधुमिता जी वाला फैक्टर आ रहा है, टॉक्सिक मैस्कुलिनिटी। ऐसे इंसान सोचते हैं कि वो कंट्रोल करे हर चीज़ को, वो वुमेन्स को कंट्रोल करे, और अगर नहीं होता है तो उसको वो दबाएं। वो सोचते हैं कि वो अपने अंडर ले आ सकते हैं, वो वुमेन्स को एक ऑब्जेक्ट की तरीके से परसीव करने लगते हैं, वो ऑब्जेक्टिफाई करने लगते हैं वुमेन्स को, जो कि बिल्कुल गलत है। क्या ऐसे मोटिव्स हैं, क्या ऐसे वजह हैं जिसके वजह से एक आम इंसान रेपिस्ट बन जाता है? द डिजायर टू पनिश एंड टू गेन रिवेंज। मधुमिता जी जब इंटरव्यू ले रही थी तो वो एक 49 इयर्स ओल्ड का इंटरव्यू लेती है जो कि 5 साल की बच्ची का रेप किया हुआ था। उसने बताया कि वो बच्ची जो है वो उसको उकसा रही थी, और ये भी बताया कि उसकी जो माँ है उसका चरित्र कुछ ठीक नहीं था, तो उसने बदला लेने के लिए ऐसा किया। जो रेपिस्ट है वो लैक ऑफ एम्पैथी से भरे हुए रहते, वो दूसरे के प्रति वो समझ ही नहीं पाते कि वो एक्चुअली उसको कैसा लगेगा, वो क्या सोचेंगे या क्या, वो मतलब एक मैंने बताया ना कि ऑब्जेक्टिफाई करने लगते हैं वो वुमेन्स को, एक ऑब्जेक्ट के तरीके से ट्रीट करने लगते हैं। ऐसे कुछ रीजंस हैं, ऐसे कुछ मोटिव्स हैं जिसके वजह से एक आम इंसान रेपिस्ट बन जाता है।
अब आता है सॉल्यूशन पे। इस चीज़ का ना एक कोई भी सिंगल और इंडिविजुअल सॉल्यूशन तो है नहीं। जब मैंने गूगल पे सर्च किया कि सॉल्यूशन टू स्टॉप रेप इन इंडिया, तो मुझे क्या सेंटेंस मिलता है देखने के लिए। क्रिएटिंग मैंडेटरी सेंटेंस फॉर रेप एंड मेकिंग रेप अ क्राइम दैट कुड बी पनिशेबल बाय डेथ। क्या लगता है डेथ पेनल्टी देने के बाद और अवेयरनेस थोड़ी सी फैलाने के बाद हो जाएगा? नहीं होगा, ऑब्वियसली नॉट यार। पनिशमेंट डेथ पेनल्टी एक पूरी तरीके से सुपर सॉल्यूशन नहीं है। ये कुछ समय के लिए शॉर्ट टर्म इफेक्ट और इम्पैक्ट ला सकते हैं सोसाइटी पे, लेकिन पूरी तरीके से नहीं। निर्भया केस देख लीजिए, इन्हें दे दिया गया डेथ पेनल्टी, लेकिन फिर भी अभी बहुत सारे केसेस ऐसे हैं जो हो रहे हैं और हुए हैं हमारे इर्द गिर्द। अभी हमारे झारखंड में ही देख लीजिए, दुमका इलाके में एक ऐसा केस हो गया। क्या लगता है लोगों को पता नहीं है इस चीज़ के बारे में, लेकिन फिर भी लोग कर देते हैं। देखिए, हमारी सोसाइटी को कोई एक इंसान और या फिर एक दिन में तो बदला जा नहीं सकता। ऑब्वियसली ये पॉसिबल नहीं है। थोड़े थोड़े करके हम कुछ चेंजेस ला करके, अपनी मेंटालिटी को चेंजेस ला करके, अपब्रिंगिंग स्टाइल को चेंजेस ला करके, एजुकेशन में चेंजेस ला करके हम थोड़े से अचीव कर सकते हैं ये चीज़ को। पूरी तरीके से ख़त्म नहीं होगी, बट केसेस के नंबर्स कम हो सकते हैं। अभी भी बहुत सारे जगहों पर देखा जाता है जेंडर बाइस, प्रिजुडिस और डिस्क्रिमिनेशन वगैरह। लड़कियों को जो ऑब्जेक्टिफाई किया जाता है, वही चीज़ ट्रेट सीखते हैं बच्चे, और धीरे धीरे वो जब बड़े होते हैं तो वो ऐसा कमिट कर देते हैं, क्योंकि उनके घर में अगर देखा गया कि वो जेंडर में बाइसनेस आ रही है, ऑब्जेक्टिफाई कर रहे हैं, तो ऑब्वियसली घर के बच्चे भी सीखेंगे, और जब वो बड़े होंगे तो वो ऑब्वियसली ये करेंगे। तो सोसाइटी को धीरे धीरे चेंज करके, हमें अपनी मेंटालिटी को चेंज करके हम ये कर सकते हैं। पूरे तरीके से प्रॉपर सॉल्यूशन तो नहीं है, बट नंबर्स कम हो सकते हैं। रेपिस्ट लोग को डेथ पेनल्टी देना और जान से मार देना इजी है, बट अवेयरनेस फैलाना इज़ मच डिफ़िकल्ट आई थिंक। गवर्नमेंट बहुत अच्छा काम किया जो इन्हें डेथ पेनल्टी मिली, और इस चीज़ से हम सीखे कि नहीं, रेप इज़ नॉट अ नॉर्मल थिंग। इससे लोगों के मन में डर तो है, लेकिन अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। इसी को देखते हुए मधुमिता जी ने 142 रेपिस्ट का इंटरव्यू लिया। वो जानने की कोशिश की कि साइकोलॉजी क्या होती है एक रेपिस्ट की। थैंक्स टू मधुमिता जी, जिन्होंने एक इतने बड़े रिसर्च को सक्सेसफुली कंडक्ट किया। अवेयरनेस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट।